महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। बोले जीवन गाथा सदैव सभी को करती रहेगी प्रेरित। यूसीसी पर नहीं बुलाया जाएगा विधानसभा का विशेष सत्र। सरकार को अभी लिखित में नहीं मिला ड्राफ्ट, सीएम धामी ने किया साफ। लक्सर में कांग्रेस से जुड़ी यात्रा। कांग्रेस बोली बीजेपी फैला रही नफरत का माहौल। 2024 में कांग्रेस की होगी वापसी। देहरादून में पूर्व आईएएस रामविलास यादव पर ईडी की कार्रवाई। 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई। 23 जून को हुई थी रामविलास की गिरफ्तारी। लक्सर और हरिद्वार में झमाझम बारिश। कुछ घंटों की बारिश में हर तरफ पानी ही पानी। मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। देहरादून पुलिस के शिकंजे में वाहन चोर गैंग। 3 आरोपी से बरामद हुए 8 दोपहिया वाहन। नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करते थे चोर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बागेश्वर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बागेश्वर दौरे पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। बागेश्वर दौरे पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। बागेश्वर को बड़ी सौगात देने की घोषणा। बागेश्वर में जल्द बनेगा 200 बेड का चिकित्सालय। हर ब्लॉक में बनेंगे 2 पीएम श्री विद्यालय। किसानों को 5 लाख तक का मिलेगा ब्याज मुफ्त ऋण। पांच 5,000 किसानों को मिलेगा इसका फायदा। 4 से 5 लाख रुपए में विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी तैनाती। चिकित्सालय में चिकित्सकों के आवास बनाने का भी ऐलान। बागेश्वर को बड़ी सौगात देने की घोषणा। बागेश्वर में जल्द बनेगा 200 बेड का चिकित्सालय। बताने में खुशी हो रही है कि बागेश्वर जिले को 200 बेड का नया हॉस्पिटल हमारी सरकार दे रही है और उसकी ज़मीन भी बहुत जल्दी, आज जिलाधिकारी से भी मेरी बात हो गई है और बहुत जल्दी हम उसके डीपीआर बना के और एक बड़ा काम बागेश्वर ज़िले के लिए हो जाएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा है कि जब हमारा 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो यहाँ से कोई भी मरीज़ फिर रेफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी जाएंगी। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एकता एवं अखंडता के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं जनसंघ के संस्थापक थे। मातृभूमि के प्रति समर्पित उनकी जीवन गाथा सदैव हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। खबर रुड़की से, जहां कलयुग के ऐसे श्रवण कुमार से रूबरू करा रहे हैं जो कांवड़ के साथ साथ अपनी मां को भी कंधों पर बिठाकर हरिद्वार से निकल चुके हैं। वैसे तो कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों शिव भक्त आते हैं और अलग अलग तरीकों से जल और कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। पर उत्तर प्रदेश के कैराना के 2 भाई अपनी मां को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार से अपने गंतव्य के लिए निकले। रुड़की पहुंचे इन भाइयों ने बताया कि वह अपनी मां को हरिद्वार स्नान कराने लाए थे। वो 3 जुलाई को हरिद्वार से निकले और 15 जुलाई तक अपने घर पहुंच जाएंगे। दोनों शिव भक्तों का कहना है कि कांवड़ भले ही कितनी भारी क्यों ना हो, भोले की शक्ति से सब कुछ संभव हो जाता है। इसलिए वो कांवड़ में एक तरफ अपनी मां को और एक तरफ जल को लेकर जा रहे हैं। हमारे दिल में मन कर रहा था जी, हमारे मन कर रहा था हम अपने मम्मी पापा को हरिद्वार घुमा कर लाए, हमारे दिल के शौक पूरा हो जाए। लेकिन सुकून तो बड़े सुकून दे रहा जी। हमारी मनोकामना थी मतलब खुशी थी, मतलब हमारी मम्मी जो है जमुना जी ने वहाँ का। अच्छा, तो कब चले थे आप हरिद्वार से? 3 तारीख में चले थे 8:30 बजे। हम ख्याल 2 भाई हैं सके और जी भाई का लड़का है,
एक बहन का लड़का है। चचेता हो गया। भाई दिल की इच्छा थी मतलब अपनी माता जी को हम हड़ की पौड़ी हिला के लाए मतलब और कावड़ में इस तरीके से कि उनके कावड़ में। समान ही। हाँ हम भी कुछ कष्ट करें मतलब अपनी माता जी के लिए। देहरादून की शहर कोतवाली पुलिस ने नशे की लत पूरी करने के लिए वाहन चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया। हिस्ट्री शीटर समेत 3 आरोपी पकड़कर 8 दोपहिया बरामद किए हैं। इन वाहनों को आरोपियों ने बखरालवाला के पास छुपाया था। एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने एसएसपी कार्यालय में यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि 27 जून को सुशील सिंह रावत ने पीएनबी की एसलहाल शाखा के बाहर से बाइक चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 30 जून को सादिक हुसैन का स्कूटर सिंगल मंडी स्थित घर के पास से चोरी हुआ, जहां जुलाई को नीलम अवस्थी की बाइक दून अस्पताल के आवासीय परिसर से चोरी हुई। तो 4 जुलाई को सनी सिंह ने राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। सुशील सिंह रावत है, निवासी लखनऊ, 29 तारीख को सादिक हुसैन और नीलम अवस्थी 4 तारीख को। तो इनकी कंप्लेंट ये थी बेसिकली ये जो कोतवाली नगर थाना हमारा, इसमें 4 अलग अलग वाहन चोरी के FIR जो है पंजीकृत हुए थे। उसी के संदर्भ में जब संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इसकी विवेचना प्रारंभ की। सीसीटीवी का अवलोकन करने के बाद जो फोटो हमारे पास आए, उनका जो हमारे थाने में जो डोजियर रखा जाता है उनके साथ मिलान किया गया। तो हमें जो है वो मिलान में प्राप्त हुए। उसमें जो हमारे यहाँ पूर्व में एक नशा करने वाला और पूर्व में जेल गया हुआ एक बंदा था नौशाद, उनकी शिनाख्त करते हुए इसमें गिरोह में बेसिकली 4 लोगों को, इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है और इनके पास से जो है 8 दोपहिया वाहन टीम ने बरामद किए हैं। देहरादून की रायपुर पुलिस ने ठेकों के पास खुले में शराब पीने वाले 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष कुंदम राज ने बताया कि रात होते ही ठेकों के पास सड़क किनारे खुले में शराब पीने की शिकायत मिली थी। इसके तहत रिंग रोड, चूना भट्टा, रायपुर बाजार स्थित ठेके के आसपास कार्रवाई की गई। मेडिकल के बाद आरोपियों को थाने से जमानत दी गई। इस दौरान 5700 रुपए जुर्माना भी वसूला गया है। मनजीत सिंह को रायपुर बाजार स्थित रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस शराब पिलाने पर गिरफ्तार किया गया है। खबर ऋषिकेश से, जहां पिछले 2 दशक से IDPL फैक्ट्री बंद पड़ी है, जिस पर रह रहे लोग आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने IDPL फैक्ट्री सहित फैक्ट्री के कैंपस में बनी आवासीय कॉलोनी को राज्य सरकार को सौंप दिया है, जिस पर सरकार अब नए रूप में कन्वेंशन सेंटर पर्यटन विभाग के द्वारा बनाए जाने की योजना बना चुकी है, जिसको लेकर IDPL में रह रहे लोगों को क्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं, जिसका विरोध सड़कों पर उतरकर वहां के निवासी कर रहे हैं। अब जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने IDPL में रह रहे लोगों से जमीन के दस्तावेज दिखाने को कहा है। साथ ही दस्तावेज नहीं दिखाने पर जल्द क्वार्टर खाली करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हर घर की एक आवाज। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रशासन जाता है, SDM, तहसीलदार, पुलिस जाता है, पुलिस की पूरी टीम वहाँ रहती है। हमारे ADM साहब भी आए थे और हम लोगों ने जो कार्रवाई है वो अभी हमारी गतिमान है। हमने कुछ खाली करा दिया है और कुछ खाली आगे भविष्य में कुछ आगे आने वाले दिनों में हो जाएगा। ऑर्डर पूरे हमारे पास रखे हुए हैं, 3 पेटियों में भर के रखे हुए हैं, SDM साहब के पास हैं। उन्होंने आज मुझे अवगत भी कराया। तो सबके जो इंडिविजुअल नोटिसेस हैं वो भी यहाँ पे हैं। उसके अलावा भी जो आदमी वहाँ रह रहा है या जो वहाँ पे अध्यासी है, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है जो ये कहता हो कि नहीं उनकी जमीन है या उनका मकान है, तो हम उसको भी देख लें। खबर देहरादून से, जहां पर SSP STF आयुष अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सिपाहियों को कुचलने के प्रयास में फरार चल रहे नामी गौ तस्कर को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन से चल रहे ऑपरेशन के बाद आरोपी को बरेली के शेरगढ़ से दबोचा गया है, जहां पर आरोपी के खिलाफ गौ तस्करी और पुलिस पर हमले करने के मुकदमे दर्ज थे। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ बीते 3 जून को 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। STF की कुमाऊं यूनिट ने 3 दिन ऑपरेशन चलाकर आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया।
बुलबट्ठा जनपद उधम सिंह नगर में एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि कुछ गौ तस्कर थे जो गौमांस लेकर जा रहे थे और इनके द्वारा जब पुलिस टीम के द्वारा इनको रोका गया था तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसमें से एक गौ तस्कर को मौके पर पकड़ा गया था, बाकी 3 लोग फरार हो गए थे और इस संबंध में मुकदमा वहाँ पर 307 और गवर्नमेंट अधिनियम में पंजीकृत कराया गया था। तो इसी मामले में जो एक इनामी था जिसका 25,000 रुपये का इनाम था वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था। उसको STF कुमाऊं की टीम के द्वारा पकड़ा गया जिसका नाम यूनुस है और ये मूल रूप से बरेली का रहने वाला है और इसकी आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस पर गौ तस्करी के और मारपीट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। खबर पौड़ी से, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए भावुक भी नजर आए। मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के परिजन लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी परिजन दर-दर भटकने को मजबूर है। मनीष खंडूरी ने कहा कि अब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बद्रीनाथ से लेकर कोटद्वार तक आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल होकर इस आंदोलन में प्रतिभाग करेंगे। हंस रहे हैं, देखने को हमें मिल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं गया उनके घर कुछ बार चला गया हूँ और जब भी जाता हूँ दुख बहुत होता है और शर्म और भी आ रही है। शर्म इस बात की आती है कि उत्तराखंडी होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, उसके पिता के लिए। उस बेटी की जो चीख थी वो गूंज रही है, न्याय मांग रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनके पिताजी ने जो बयान दिया था, जो मुझे बताया, अगर मैं उसको विश्वास नहीं करता हूँ। भरे कोर्ट में ये जो जिनके खिलाफ इल्जाम लगे हैं वो उनके पिताजी पे लांछन लगा रहे हैं भरे कोर्ट में। उनके पिताजी को जज के पास जाना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। पहले भी कहा, इतना खून खोल रहा है। अब मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, अगर ये चलता रहा तो हम सब किसी भी हद तक जाएंगे इस बेटी को न्याय देने के लिए। खबर लक्सर से है, जहां पर कांवड़ यात्रा के चलते परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके चलते रोडकी परिवहन विभाग ने लक्सर से हरिद्वार रोड पर चेकिंग अभियान चलाया। वहीं बिना परमिट टैक्स से संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध ART और रुड़की द्वारा कार्रवाई का चालान किए गए, जिससे दूर दराज से हरिद्वार पहुंचकर श्रद्धालुओं और शिव भक्तों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी और वो वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं रुड़की ARTO अनिल नेगी ने बताया कि वैसे तो रूटीन चेकिंग चलती रहती है, मगर इन दिनों 4 से 15 तारीख तक कांवड़ यात्रा चल रही है। जो ओवरलोडिंग कर रहे माल वाहनों में सवारियों को ढोते हुए पाए जाते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। इस दौरान परिवहन विभाग द्वारा 10 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान किया गया है। जी देखिए, वैसे तो हमारा ये रूटीन चेकिंग चलती रहती है, लेकिन चूंकि अभी 3 तारीख से और 15 तारीख तक कांवड़ यात्रा के दौरान भी हमारा ये प्रयास है कि बिना परमिट और बिना फिटनेस के वाहनों को जो है हम रोकें, क्योंकि कांवड़ में अत्यधिक मात्रा में दूसरे राज्यों से वाहन आते हैं और जो परमिट शर्तों का उल्लंघन करते आते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि इस प्रकार के वाहनों पर रोकथाम लगाई जाए। साथ ही साथ जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं या माल वाहनों में सवारियों को ढोते हुए अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के विभिन्न पदों के लिए हुए चुनावों की मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए गए, जिसमें अध्यक्ष पद पर दिनेश चंद्र सिंह रावत ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी DS मेहता को 220 मतों से हराकर एक तरफा जीत हासिल की है। दिनेश चंद्र सिंह को 449 जबकि DS मेहता को 229 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद में विकास कुमार गुगलानी ने जीत दर्ज करते हुए कौशल शाह जगाती को 66 मतों से शिकस्त दी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मानवीर सिंह विजयी रहे। वहीं महिला उपाध्यक्ष पद पर शीतल सेमवाल ने बाजी मारी। सर्वप्रथम तो मैं आप लोग के माध्यम से जो उत्तराखंड राज्य में शहीद हुए मेरे शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी बदौलत ये राज्य बना और उनकी बदौलत ये हाईकोर्ट बनी, जिसमें आज हम लोग खड़े हैं, आप लोग खड़े हैं। मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उसके बाद
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अधिवक्ताओं के साथ खड़ा रहूँगा। अध्यक्ष पद पर जो है DCS रावत विजयी हुए हैं और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीनियर के लिए विकास कुमार गुगलानी विजेता हुए हैं और साथ में हमारे जो जूनियर वाइस प्रेसिडेंट जनरल हैं उसमें से मानवेंद्र सिंह विजेता रहे हैं और साथ में 3 जूनियर वुमेन जो कैंडिडेट थी उसमें शीतल सेलवाल जो है वह विजेता रही हैं और महासचिव के पद पर हमारे जो विजेता रहे हैं वो सौरभ अधिकारी रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते समान जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बीती रात से लगातार हो रही बारिश के चलते मल्लेताल से डिग्री कॉलेज और राजभवन को जोड़ने वाली सड़क पर लगभग 20 मीटर हिस्सा भूस्खलन की जद में आ गया। मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा के मद्देनजर मार्ग को मानों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। आपको इस मार्ग में ऑल सेंट्स कॉलेज, सेंट जोसेफ कॉलेज, सेंट मैरिज कॉलेज के अतिरिक्त लॉन्ग व्यू पब्लिक स्कूल, अन्य कॉलेजों के छात्र स्थानीय लोग आवाजाही करते हैं। स्वागत है। सितारगंज श्री सनातन धर्म मंदिर में सावन मास के पवित्र महीने की शुरुआत पर धर्म प्रेमियों द्वारा 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भगवत सप्ताह भक्ति ज्ञान कथा का आयोजन किया जा रहा है। व्यास गद्दी पर विराजमान भगवत का विधिवत पूजन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया। पूजन के बाद 151 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए कथा स्थल पर व्यास गद्दी पर कलश स्थापित किए। मंदिर के अध्यक्ष रोशन लाल अग्रवाल ने बताया कि श्रीराम वृंदावन से पधारे पंडित राम जी महाराज के मुखार बिंदु से प्रतिदिन शाम 3 बजे से 6 बजे तक सुंदर कथा का गुणगान होगा और बताते चले पूरा सितारगंज शहर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा और भक्ति में लीन हो गया। पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने के पावन पर्व पर सनातन धर्म मंदिर द्वारा हिंदू धर्म प्रेमियों द्वारा जो है भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है, जो आज महिलाएं कलश यात्रा निकाल करके इसका शुभारंभ कर रही हैं। और अभी सवेरे विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा इस प्रदेश के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने विधिवत जो है पूजन करके उसका शुभारंभ किया है और उसके पश्चात जो है महिलाओं ने यहाँ पर भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, आप देख रहे हैं। और शाम 3 बजे से 6 बजे तक वृंदावन धाम से पधारे हुए राम जी महाराज जी के मुखारबिंद से प्रतिदिन कथा का प्रवचन किया जाएगा और जिसमें सभी धर्मप्रेमी जनता जो है बहुत अधिक संख्या में जो है वहाँ पहुँच करके उस कथा का आनंदमयी विधिवत जो है ज्ञान करेंगे। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ने लगा है। हल्द्वानी के चोरगलिया, कश्मीर नाला और गौलापारा की सूखी नदी भी उफान पर है। नदी के उफान पर होने के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ लोगों को सचेत कर रहा है और एसडीएम मनीष कुमार का कहना है कि मौसम के अलर्ट के साथ ही सभी बाढ़ चौकियों को एक्टिव किया गया है। नदियों और नहरों के किनारे रह रहे लोगों को नदी किनारे न जाने और रपटों को पार न करने की सलाह दी जा रही। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में 35 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई, जिसके चलते 5 मुख्य मार्ग अवरुद्ध हैं। नदी के आसपास जितने भी रहने वाले लोग हैं सबको सूचित किया जा रहा है कि काफी बारिश हो रही है पहाड़ों पे। आपदा के दौरान या वर्षा काल के दौरान एक तो कंट्रोल रूम जो 24/7 काम करता है वो सक्रिय हो गया है तहसील में। ऐसा कोई भी स्थल जो सेंसिटिव है लोगों के जान माल के दृष्टिकोण से, उनको वहाँ पर बचाव के लिए संबंधित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनको दूर स्थान पर जाने के लिए या ऊंचे स्थान पर जाने के लिए समय समय पर जैसा अलर्ट जारी होता है बताया जाता है और जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं या राजस्व उप निरीक्षक है उनको सक्रिय किया गया है। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर फिलहाल विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी लिखित में ड्राफ्ट सरकार को नहीं मिला है और जैसे ये ड्राफ्ट लिखित में सरकार को मिलेगा, सरकार इसका अध्ययन करेगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी यूसीसी का ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने संकलित पूरा कर लिया है, लेकिन अभी वो पूरा लिखित में नहीं आया है और उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है कि यूसीसी का अभी ड्राफ्ट हमको मिला नहीं है। ड्राफ्ट मिलने के बाद उस पर पहले आकलन होगा, उस पर
विधि के जो हमारे भी विशेषज्ञ हैं, विधि विभाग है, वो सभी लोग उसका आकलन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा आयोजित कांग्रेस से जुड़ी यात्रा को लेकर जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने लक्सर में प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के अंदर कांग्रेस के प्रति जो नफरत का माहौल पैदा किया, उसे खत्म करने के लिए ही कांग्रेस ने कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है और भाजपा के कार्यकाल में देश में महंगाई, अराजकता, भ्रष्टाचार फैला है, लेकिन केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरीश रावत जी, जो उत्तराखंड के अंदर एक उन्होंने यात्रा चालू की थी कांग्रेस से जुड़ी यात्रा, उसी श्रृंखला में कल उनकी शाम को 5 बजे यहीं बालावाली चौराहे से शुरू होकर लक्सर के अंदर बाजार में होते हुए कांग्रेस से जुड़ी यात्रा हम कर रहे हैं। कल की जो यात्रा है, वैसे यात्राएं जितनी भी हरीश रावत जी की हो रही है, बड़ी सराहनीय यात्रा हो रही है और उनकी यात्रा का जो कार्यक्रम रहता है वो कभी ऐसा नहीं जो फेल हो जाए। हमेशा यात्रा बढ़िया यात्रा होती है और लक्सर की यात्रा तो एक स्पेशल यात्रा होगी। वो इस प्रकार की यात्रा होगी जो आम जनता ये बात कहेगी कि लक्सर की यात्रा सर्वोपरि हुई है। इस प्रकार की यात्रा लक्सर से निकलेगी। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे से उत्तराखंड पहुंचे। सचिवालय पहुंचे सीएम ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई है। सीएम ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उत्तराखंड को अनेक योजनाओं, परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है और पीएम से भेंट के दौरान उन्हें उक्त सभी योजनाओं पर प्रगति की जानकारी दी है। इसके साथ ही पीएम ने उत्तराखंड में संचालित महत्वाकांक्षी योजनाओं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ पुनर्निर्माण आदि के बारे में जानकारी भी ली है। कल भी मेरी उनसे चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के लिए जो भी अधिक से अधिक और अच्छे से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, चूँकि राज्य के अंदर अनेकों योजनाएं, परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद यहाँ प्रारंभ हुई हैं, उन सभी योजनाओं की बीच में जो स्थिति है, जो समीक्षा है या प्रगति है, उन सभी के बारे में उनको अवगत कराया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तराखंड के अंदर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, इसी प्रकार से बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण और अनेकों जो कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, उन सभी के बारे में उन्होंने उनकी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण भारत सरकार में हैं और उनके लिए मैंने उनसे निवेदन भी किया है कि उत्तराखंड राज्य को जल्दी जैसे देहरादून में सौंग बाढ़ परियोजना के लिए मैंने निवेदन किया है, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के बारे में अनेकों ऐसे कार्य हैं, उन सभी के बारे में किया है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, क्योंकि हमारे संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका मार्गदर्शन भी लिया है, संगठन की स्थिति के बारे में भी चर्चा की, सरकार के बारे में भी चर्चा की। खबर देहरादून से, जहां पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि एवं उद्यान के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार निरंतर किसानों की आय और उनके उत्पाद को दोगुना करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। शीघ्र ही एक रीजी का प्रचलित किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि जायका परियोजना की तर्ज पर प्रदेश के अन्य 9 जनपदों में औद्योगिकी की एकीकृत विकास के लिए एडीबी वित्त पोषण को लेकर 2 लाख करोड़ का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया है। उसे पूरा करने का प्रयास करता हूं। अभी आपने देखा होगा उसके देखिए शीघ्र ही हम, जैसे कि आपने कहा, जानकारी मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध पर हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, उन पर आरोप पत्र दाखिल हो रहा है और इस पर अंकुश लगाने के लिए सिस्टम ठीक चले, शीघ्र ही हम एक डीजी का पद क्रिएट कर रहे हैं और संभव तो हम 7 तारीख को कैबिनेट में इसको लेके आएंगे, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति हो और एक अंकुश उन पर रहे। ये काम हमारी सरकार करने जा रही है। खबर देहरादून से, जहां जेल में बंद रिटायर आईएएस अफसर रामविलास यादव की 20 करोड़ 36 लाख की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क कर ली है और इससे सावधि जमा के साथ ही फ्लैट और भूखंड भी शामिल है। और इससे अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस देहरादून सेक्टर में 2022 में यादव पर केस दर्ज किया गया था।
और 1 जनवरी दिसंबर 2016 तक की अवधि में यादव ने आय के ज्ञात स्रोतों में 48,51,777 रुपए कमाए, जबकि खर्च 21 करोड़ 40 लाख रुपए किए। इसलिए उन पर 20 करोड़ 61 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।